हेलो दोस्त, क्या हाल चाल। मैं हूं आपका दोस्त कुमार आज़ाद और आप देख रहे हैं साइंस हब बाय कुमार आज़ाद। न्यू यूट्यूब चैनल है दोस्त, सपोर्ट कीजिएगा इसको। अच्छा, आज हम डिस्कस करेंगे भारत के राष्ट्रीय को। तो भारत का राष्ट्रीय क्या है दोस्त, तो आइए हम इसको देखते हैं। तो हेडिंग लगाते हैं भारत का राष्ट्रीय। इसका वर्णन अगर आप देखेंगे तो संविधान के भाग 5 में भारत के राष्ट्रीय का जिक्र है। और अगर हम बात करते हैं तो ये है क्या, तो ये एक तरह का दोस्त क्या है, कार्यपालिका है। ये एक तरह का कार्यपालिका है, ये एक तरह का कार्यपालिका है। अच्छा, कार्यपालिका का क्या मतलब है दोस्त, तो आपको पता होगा कि संविधान के अंदर अगर आप देखेंगे तो जो सरकार है, भारत सरकार, उसके मेनली 3 पार्ट हैं। एक तो है कार्यपालिका, दूसरा है विधायिका और तीसरा क्या है दोस्त, न्यायपालिका है। तो जो कार्यपालिका है दोस्त, तो कार्यपालिका में आते कौन कौन है, तो कार्यपालिका में आते हैं आपका प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और देखेंगे जो भारत का महान्यायवादी है वो आते हैं। कार्यपालिका का जो काम है दोस्त, संसद जो कानून बनाती है उसको पूरे देश में देखें ये लागू करता है। तो कार्यपालिका के अंदर आते कौन कौन हैं, तो पहले हम इसको लिख दें दोस्त। तो कार्यपालिका के अंदर आते हैं कौन कौन, तो जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अगर हम बात करते हैं राष्ट्रपति, फिर बात करते हैं उपराष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति। इसके बाद अगर हम बात करते हैं महान्यायवादी की, महान्यायवादी की अगर हम बात करते हैं तो ये सब के सब देखेंगे क्या है, एक तरह का कार्यपालिका है। अच्छा, क्या काम है कार्यपालिका का, अगर हम बात करते हैं कार्यपालिका का क्या काम है, तो कार्यपालिका का जो काम है दोस्त वो विधायिका यानी संसद, अगर हम बात करते हैं विधायिका अर्थात अगर हम बात करते हैं विधायिका यानी अर्थात संसद बोल सकते हैं आप, संसद के द्वारा जो कानून बनाया जाता है, विधायिका के द्वारा जो कानून बनाया जाता है, के द्वारा बनाया गया कानून को पूरे देश में लागू करना, पूरे देश में लागू करना, ये किसका काम है दोस्त, कार्यपालिका का काम है। यानी कार्यपालिका के अंदर तो प्रधानमंत्री भी आते हैं, राष्ट्रपति भी आते हैं, उपराष्ट्रपति भी आते हैं और महान्यायवादी भी आते हैं। इसका जो मेन फंक्शन है दोस्त वो क्या है, संसद जो भी कानून बनाएगी उसको पूरे देश में हम लोग लागू करते हैं। पूरे देश में लागू करना किसका काम है, कार्यपालिका का काम है। अच्छा, जो भारत का राष्ट्रपति है, भारत का जो राष्ट्रपति है दोस्त, ये एक तरह का तो कार्यपालिका है, ये तो आप समझ लिए। कार्यपालिका का काम क्या है ये भी आप समझ लिए। अच्छा, भारत के राष्ट्रपति का जो जिक्र किया गया है दोस्त वो संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक इसका जिक्र है। तो नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ पे लिखिएगा, इसको अगर हम ब्रैकेट में हेडलाइन बना दें तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, इसका जो जिक्र है वो संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक, ये अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक देखेंगे तो ये क्या है, भारत के राष्ट्रपति का देखें यहाँ पे जिक्र किया गया है। अच्छा, कार्यपालिका का काम केवल संसद के द्वारा बनाया गया जो कानून है उसको पूरे देश में लागू ही करना नहीं है, और भी फंक्शन है कार्यपालिका का। तो कार्यपालिका का हम फंक्शन देख लेते हैं दोस्त। कार्यपालिका का क्या क्या कार्य हैं, तो एक तो कार्य आप देख लिए कि संसद जो कानून बनाती है उसको पूरे देश में लागू किया जाता है कार्यपालिका के द्वारा। तो पहला तो आप देख लिए कि संसद के द्वारा बनाया गया कानून पूरे देश में लागू करना, पूरे देश में लागू होता है, वो किसके द्वारा, तो ये होता है कार्यपालिका के द्वारा। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो बजट जो तैयार होता है दोस्त, बजट तैयार करना भी कार्यपालिका का ही काम है। बजट तैयार करना और इस बजट को पेश किया जाता है संसद के समक्ष। तो बजट तैयार करना तथा संसद के समक्ष पेश करना, ये भी किसका काम है दोस्त, ये भी कार्यपालिका का ही काम है। और अगर हम बात करते हैं, एक और काम है कार्यपालिका का दोस्त कि कभी कभी देश में युद्ध छिड़ जाए या बाह्य आक्रमण हो जाए, तो ऐसी स्थिति में कार्यपालिका क्या करती है, देश की सुरक्षा के लिए कुछ नीति का निर्धारण भी करती है। यानी हम बोल सकते हैं कि युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में
बाह्य आक्रमण की स्थिति में, युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में देश की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए त्वरित नीति का निर्धारण, त्वरित नीति का निर्धारण भी कौन करता है? तो ये कार्यपालिका ही करती है। त्वरित नीति का निर्धारण भी करती है देश की सुरक्षा के लिए। तो यहाँ तक आप देखें कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति का जो जिक्र है वो भाग 5 में है, अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक। भारत का राष्ट्रपति देखें एक तरह का कार्यपालिका है जिसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी सब आते हैं। विधायिका का जो काम है दोस्त, क्या काम है ना, कार्यपालिका का क्या काम है दोस्त? तो विधायिका यानी संसद के द्वारा जो कानून बनाया गया है उसको पूरे देश में देखें लागू करना किसका काम है? कार्यपालिका का। कार्यपालिका का और भी काम है, एक तो कानून को पूरे देश में लागू करती है, दूसरा अगर हम बात करते हैं बजट तैयार करना या संसद के समक्ष पेश करना कार्यपालिका का काम है। तीसरा देखें युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में देश की सुरक्षा के लिए त्वरित नीति का निर्धारण भी कौन करती है? तो ये भी करती है कौन? कार्यपालिका। आइए हम इसको और ज़्यादा आगे बढ़ाएं और डिटेल में देखें। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्त कि यहाँ पे आप देख लिए कि जो भारत का राष्ट्रपति है, अगर हम बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति की, तो भारत का जो राष्ट्रपति है दोस्त, यहाँ पे आप देखें जो भारत का राष्ट्रपति है और भारत के राष्ट्रपति में आप देखें जो संघ की कार्यपालिका है, जो संघ की कार्यपालिका है एक तरह का, जिसके अंदर देखेंगे तो राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी आते हैं। ये क्या है? तो ये क्या है? भारत की एक तरह की कार्यपालिका है, ठीक है। अच्छा, राष्ट्रपति को ही देखेंगे दोस्त, भारत का प्रथम नागरिक भी बोला जाता है और राष्ट्रपति को ही हम क्या करते हैं? राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक अगर आपसे पूछे तो वो भी कौन है? भारत का राष्ट्रपति ही है। यानी राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक भी बोल सकते हो या राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं सुदृढ़ता का प्रतीक भी कौन है? तो राष्ट्रपति ही है। चलिए, अब कार्यपालिका के जो फंक्शन हम आपको बताए थे दोस्त, तो वही कार्यपालिका का देखें यहाँ पे फंक्शन है। क्या क्या फंक्शन है कार्यपालिका के? तो कार्यपालिका के फंक्शन में अगर आप देखें तो एक तो आप देख लिए कि संसद जो कानून बनाती है उसको पूरे देश में लागू किया जाता है। दूसरा देखें वार्षिक बजट तैयार करना तथा संसद के समक्ष प्रस्तुत करना भी कार्यपालिका का काम है। तीसरा अगर हम देखें कि युद्ध या बाह्य आक्रमण अगर होती है तो उस स्थिति में देश की सुरक्षा के लिए त्वरित निर्णय लेना भी किसका काम है दोस्त? कार्यपालिका का काम है। अच्छा, कार्यपालिका के अंदर और भी जो इम्पोर्टेंट सब पॉइंट है दोस्त वो हम देखते हैं, 1 मिनट। और जो भी इम्पोर्टेंट सब पॉइंट है दोस्त उसको हम लोग देखते हैं क्या है और इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो आप एक चीज़ और याद रखना दोस्त कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास होती है, जिसका जिक्र अनुच्छेद देखेंगे तो 53 में किया गया है। यानी अनुच्छेद 53 में देखेंगे तो संघ की कार्यपालिका शक्ति का जिक्र है। अच्छा, एक चीज़ और आप समझिएगा दोस्त, जो राष्ट्रपति है वो देखेंगे नाम मात्र की कार्यपालिका है, वास्तविक जो कार्यपालिका है दोस्त वो प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद है। अच्छा, भारत में एक चीज़ और याद रखिएगा, ब्रिटेन के ऐसा संसदीय व्यवस्था को अपनाया है। जिस तरह से ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था है दोस्त, उसी तरह से भारत में भी संसदीय व्यवस्था है। क्या मतलब है इस संसदीय व्यवस्था का? तो संसदीय व्यवस्था का जो पहला मीनिंग है दोस्त, संसदीय व्यवस्था का जो पहला मीनिंग है कि कार्यपालिका पूरी तरह से किस पे डिपेंड है? संसद पे, यानी विधायिका पे। यानी विधायिका जो कानून बनाएगी उस कानून को पूरे देश में लागू करने का काम किस पे है? किसको है? कार्यपालिका के पास है। तो कार्यपालिका डिपेंड है कि संसद कौन सा कानून बनाती है, उस कानून को हमको देश में लागू करना है। तो आप बोल सकते हो कार्यपालिका देखें विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। दूसरा बात करते हैं कि संसदीय व्यवस्था का एक और मीनिंग क्या है कि दोहरा नेतृत्व है। आप देख रहे हैं कि नाम मात्र का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति है। तो वास्तविक प्रमुख अगर हम बात करते हैं कौन है? प्रधानमंत्री। यानी सारा कामकाजी ज़मीनी स्तर पे देखें प्रधानमंत्री ही करती है, लेकिन नाम मात्र का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति है। तो संसदीय व्यवस्था का 2 मीनिंग है, एक तो कार्यपालिका डिपेंड होगा संसद पे, दूसरा देखेंगे तो नाम मात्र का प्रमुख राष्ट्रपति है तो वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री है। यानी दोहरा नेतृत्व भी हमको देखने के लिए मिलता है संसदीय व्यवस्था में। तीसरा जो संसदीय व्यवस्था का मतलब है कि कार्यपालिका और विधायिका में देखें जुड़ाव भी होता है, क्योंकि आपको पता है दोस्त कि सरकार के अंदर जो भी मंत्री होते हैं वो संसद का भी सदस्य होता है। अगर वो संसद का सदस्य नहीं है तो 6 महीने के अंदर उसे संसद की सदस्यता छोड़नी पड़ती है। यानी आप बोल सकते हो कि कार्यपालिका और विधायिका में देखें जुड़ाव भी देखने के लिए मिलता है, जुड़ाव भी देखने के लिए मिलता है। यानी संसदीय व्यवस्था को अगर हम देखेंगे तो 3 मीनिंग निकलता है यहाँ पे। पहला, कार्यपालिका डिपेंड किस पे दोस्त? संसद पे।
कार्य संसदीय व्यवस्था में आप देखेंगे तो दोहरा नेतृत्व भी देखने के लिए मिलता है। दोहरा नेतृत्व देखने के लिए मिलता है क्योंकि राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख है तो वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री है। तीसरा, कार्यपालिका और विधायिका में देखें जुड़ाव भी है क्योंकि कार्यपालिका के अंदर जो भी मंत्री हैं वो संसद का भी सदस्य है। अगर नहीं है तो 6 महीने के अंदर उसको सदस्यता लेनी होगी, नहीं तो ऐसे मंत्री को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो ये 3 मीनिंग है संसदीय व्यवस्था का, और यही संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन में भी है और वहीं से ये लिया गया है भारत में संसदीय व्यवस्था को। आइए नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्त तो नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे दिया गया है संसदीय व्यवस्था का मीनिंग। क्या है संसदीय व्यवस्था का मीनिंग? तो आपको हम बताएं कि संसदीय व्यवस्था का मतलब होता है कि जो कार्यपालिका है यानी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, वो संसद खास करके लोकसभा के प्रति जिम्मेवार है। यानी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद किस पे डिपेंड है? संसद पे। संसद में भी किस पे डिपेंड है दोस्त? तो लोकसभा के प्रति जिम्मेदार है। अच्छा, कोई भी मंत्री जो सरकार के अंदर होती है दोस्त, हम आपको बताए थे कि वो संसद का भी सदस्य है। अगर नहीं है तो 6 महीने के अंदर उसको सदस्यता लेनी होती है संसद की, नहीं तो वो मंत्री अपना पद त्याग देता है या त्यागपत्र उसको देना पड़ता है। तीसरा, अच्छा, सरकार तो तभी चलती है दोस्त जब तक उसे संसद पर विश्वास है। वही लिखा गया दोस्त, सरकार तभी तक चलती है जब तक उसे संसद पर विश्वास है। अगर कोई मंत्री संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दे और वो पारित हो जाए तो सरकार को देखें त्यागपत्र भी देना पड़ता है। तो आप ये भी याद रखिएगा कि सरकार तो तभी तक चलती है दोस्त जब तक उसे संसद पर भरोसा है, विश्वास है, क्योंकि सरकार के अंदर जो मंत्री है वो संसद का भी तो सदस्य है। अगर वो मंत्री संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दे कि मुझे इस सरकार पर डिपेंड नहीं रहना है या ये सरकार में कुछ न कुछ गलतियां हैं, संविधान का उल्लंघन कर रहा है, ऐसे प्रस्ताव को संसद में लेके आ जाए और वो पारित हो जाए, तो इसका मतलब है सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है और सरकार भंग हो सकती है, लोकसभा भंग हो सकती है। तो ये रूल है कुछ संसदीय व्यवस्था में कि कार्यपालिका डिपेंड किस पे है? संसद पे है। और दोहरा नेतृत्व भी यहाँ देखने के लिए मिलता है। एक तरफ देखेंगे दोस्त तो राष्ट्रपति है जो कि नाम मात्र का प्रमुख है, और दूसरा देखेंगे प्रधानमंत्री है जो वास्तविक प्रमुख है, और तीसरा देखेंगे क्या? कार्यपालिका और विधायिका में जुड़ाव भी है क्योंकि कार्यपालिका के अंदर जो मंत्री हैं वो संसद का भी सदस्य है। अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन का जिक्र दोस्त अनुच्छेद 54 में दिया गया है। अच्छा, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग कौन कौन लेता है दोस्त? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में देखेंगे भाग कौन कौन लेता है, तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचक मंडल के जो सदस्य हैं, और दूसरा कौन? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, और तीसरा देखें दिल्ली और पुदुचेरी के जो निर्वाचित सदस्य हैं दोस्त वो भी भाग लेते हैं, जिसको 17वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा इसको देखें जोड़ा गया था। यानी आप बोल सकते हैं कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है इसमें 3 मेंबर भाग लेते हैं, यानी 3 पोर्शन है मेंबर का जो भाग लेते हैं। एक तो संसद के दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं दोस्त, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राज्य विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भाग लेते हैं। दिल्ली और पुदुचेरी में जो विधानसभा है वहाँ के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भाग लेता है। दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित जो सदस्य हैं वो भाग लेते हैं। इसको 17वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में अब दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भी भाग लेंगे। पहले यही दोनों भाग लेते थे दोस्त, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वही भाग लेते थे। लेकिन 17वां संशोधन अधिनियम जब 1992 आया, संविधान में संशोधन हुआ 17वां 1992 में, तब दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य को भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार मिल गया। अब चुनाव कैसे होता है? ये सब भाग तो लेते हैं, चुनाव कैसे होता है? तो बात करते हैं चुनाव कैसे होता है दोस्त। तो चुनाव होता है दोस्त अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा चुनाव होता है। क्या है इसका मतलब? अप्रत्यक्ष का मतलब क्या है? क्योंकि राष्ट्रपति को देखिए दोस्त डायरेक्ट जनता तो नहीं चुनती है, तो चुनता कौन है? तो जनता के द्वारा जो विधायक और सांसद चुना जाता है वही जाके राष्ट्रपति को चुनते हैं, इसलिए इसको बोलता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन। अप्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब यही दोस्त कि जनता के द्वारा जो विधायक और सांसद चुने जाते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में देखें भाग लेते हैं। इसलिए राष्ट्रपति का निर्वाचन देखें अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। अब जनता के द्वारा तो विधायक भी चुने जाते हैं दोस्त, और जनता के द्वारा सांसद भी चुने जाते हैं। यही दोनों बेसिकली क्या करते हैं? राष्ट्रपति का
राष्ट्रीय के चुनाव में भाग लेते हैं। अब इन दोनों के वोट का मूल्य देखेंगे दोस्त तो अलग अलग है। विधायक के वोट का मूल्य अलग है और जो सांसद चुने हैं लोकसभा के चुनाव में उसके वोट का मूल्य अलग है। कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं। यहाँ पे विधायक का जो वोट का मूल्य है दोस्त वो 1971 में जो जनगणना हुई थी, अगर किसी राज्य की बात करते हैं तो 1971 में उस राज्य की जो जनसंख्या होगी, 1971 में उस राज्य की जो जनसंख्या होगी और उस राज्य में जितने विधायक निर्वाचित हुए होंगे दोनों को भाग देते हैं। भाग देने के बाद जो रिजल्ट मिलता है वही विधायक के वोट का देखिए मूल्य दिखाता है। तो विधायक के वोट का मूल्य निकालने के लिए 1971 की जनगणना में उस राज्य की जनसंख्या को हम भाग देंगे जितने विधायक वहाँ निर्वाचित हुए हैं। ये तो हो गया विधायक के वोट का मूल्य। सांसद के वोट का मूल्य निकालने के लिए दोस्त जितने विधायक का वोट का मूल्य है उसको कुल निर्वाचित सांसद से भाग देते हैं और यहाँ से जो रिजल्ट आता है वहाँ से निकलता है सांसद के वोट का मूल्य। तो ये विधायक और सांसद बेसिकली जाके क्या करते हैं, राष्ट्रीय के निर्वाचन में भाग लेते हैं। क्योंकि जनता डायरेक्ट भाग ले नहीं रही है इसलिए इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष निर्वाचन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्त, नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दोस्त, ये जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन था यह अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली था, या इसको बोलते हैं हम एकल संक्रमणीय मत पद्धति। इसका जिक्र कहाँ है तो संविधान में अनुच्छेद 55 में देखेंगे तो इसका जिक्र है। अच्छा, क्या इस विधि से केवल राष्ट्रीय का ही निर्वाचन होता है तो हम बोलेंगे नहीं। इस विधि से देखेंगे तो राष्ट्रीय का निर्वाचन या राष्ट्रीय का चुनाव तो होता ही है, इसके साथ साथ उपराष्ट्रपति का और विधान परिषद का भी चुनाव देखेंगे तो इसी विधि से होता है। इस विधि का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है तो हम बोलेंगे अनुच्छेद 55 में इसका जिक्र है। चलिए अगर हम बात करते हैं कि अगर किसी राज्य की विधानसभा भंग हो जाए तो क्या राष्ट्रीय का चुनाव नहीं होगा तो होगा, राष्ट्रीय का चुनाव होगा दोस्त। ये संविधान में जब 11वां संशोधन 1961 हुआ था तो ये बताया गया था कि किसी राज्य का विधानसभा अगर भंग भी हो जाए तो ऐसे केस में भी वहाँ राष्ट्रपति का चुनाव हो सकता है, यानी केंद्र में राष्ट्रीय का चुनाव कराया जा सकता है। अच्छा, अब बात करते हैं कि जो राष्ट्रीय का कार्यकाल है दोस्त, तो राष्ट्रीय का कार्यकाल बेसिकली आप देखोगे तो ये 5 साल का है, किंतु राष्ट्रपति तब तक पद पे बना रहेगा जब तक उसका कोई उत्तराधिकारी ना आ जाए। ये अनुच्छेद 56 एक गौ आप पढ़ोगे, संविधान का अनुच्छेद 56 का 1 का गौ, उसमें दिया गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल तो 5 साल का है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का है, लेकिन पद पे तब तक बना रहेंगे जब तक कोई भी उसका उत्तराधिकारी ना आ जाए। ये संविधान के किस अनुच्छेद में है तो हम बोलेंगे अनुच्छेद 56 जो राष्ट्रपति के कार्यकाल को भी बताता है और 56 का 1 का गौ में ये बोला गया है। चलिए अगर हम बात करते हैं कि कोई व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति बन सकता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि राष्ट्रपति को पुनर्निर्वाचन की पात्रता दिया गया है जिसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 57 में है। जितनी बार चाहे राष्ट्रपति कोई भी व्यक्ति बन सकता है, इस पे कोई प्रतिबंध नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 57 ये बोलता है कि राष्ट्रपति में पुनर्निर्वाचन की पात्रता होती है। अच्छा, कौन राष्ट्रपति के लिए एलिजिबिलिटी क्या है दोस्त, कौन राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ सकता है तो अहर्ता, अगर हम बात करते हैं अहर्ता की तो देखेंगे राष्ट्रपति की जो अहर्ता की अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति के लिए अहर्ता कौन रखता है तो राष्ट्रपति की अहर्ता का जिक्र संविधान के अनुच्छेद 58 में है। कितना में? 58 में। अच्छा, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ कौन सकता है तो भारत का नागरिक होना चाहिए, पहला कंडीशन। उसका उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा सदस्य की अहर्ता रखनी चाहिए, यानी लोकसभा के सदस्य का जो एलिजिबिलिटी है वो होना चाहिए, और कोई लाभ का देखें पद नहीं होना चाहिए। ये 3 कंडीशन अगर है तो वो व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ सकता है, और यही इसकी एलिजिबिलिटी है कि भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष का उम्र हो, लोकसभा सदस्य चुने जाने की योग्यता हो और कोई लाभ का पद नहीं हो। अच्छा, इसका जिक्र राष्ट्रपति की जो अहर्ता है इसका जिक्र किस में है तो अनुच्छेद 58 में है, याद रखना। राष्ट्रपति कितनी बार भी निर्वाचित हो सकता है, पुनर्निर्वाचन हो सकता है, उसका जिक्र क्या है तो संविधान के अनुच्छेद 57 में है। अच्छा, राष्ट्रपति का जो शपथ ग्रहण होता है दोस्त वो देखिए अनुच्छेद 60 में दिया गया है, और शपथ ग्रहण किसके समक्ष होता है तो उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उसके समक्ष देखें राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण होता है। राष्ट्रपति को हटा सकते हैं क्या? बिल्कुल हटा सकते हैं। अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करे या संविधान का अतिक्रमण करे तो ऐसे केस में राष्ट्रपति को पद से हटा सकते हैं। अब संविधान यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग ला सकते हैं आप।
तो महाभियोग संविधान के अनुच्छेद 61 में वर्णित है। महाभियोग कैसे लाया जाता है दोस्त, तो वो हम डिटेल से देखेंगे। अभी आप याद रखिए कि राष्ट्रपति को पद से हम हटा सकते हैं अगर वो संविधान का उल्लंघन करता है, तो जिसको राष्ट्रपति पर महाभियोग बोला जाता है, जिसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 61 में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग क्यों लाते हैं, तो अभी आपको पता चल गया। अगर संविधान का पालन नहीं हो रहा है, संविधान का उल्लंघन कर रहा है, यानी संविधान का अतिक्रमण कर रहा है दोस्त, तो वहाँ पे महाभियोग का प्रस्ताव हम संसद में ला सकते हैं। अब महाभियोग का प्रस्ताव संसद में कहाँ लाएंगे, तो संसद के अंदर तो लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है, तो दोनों में से कहीं भी राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है। तो यही लिखा गया दोस्त, संसद के किसी भी सदन में देखेंगे तो ये प्रस्ताव, आप महाभियोग का प्रस्ताव ला सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि उसमें देखें 1/4 जो है ना संसद का सदस्य है उसका हस्ताक्षर होना चाहिए, और महाभियोग का प्रस्ताव लाने से पहले कम से कम 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को देखें सूचना देना चाहिए। तो अगर महाभियोग का प्रस्ताव आप ला रहे हो और 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इन्फॉर्म कर दिए हो, और प्रस्ताव अगर आप लाए और 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर है, तो संसद के किसी भी सदन में देखें उसको आप पेश कर सकते हो, लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, उस पर डिपेंड नहीं है। अब महाभियोग का प्रस्ताव मान लेते हैं दोस्त हम ले आए, मान लेते हैं राज्यसभा में ले आए, तो क्या होगा अगर राज्यसभा में ले आए तो देखें, आप याद रखिएगा, अगर महाभियोग का प्रस्ताव आप ले आए हो राज्यसभा में, महाभियोग का प्रस्ताव आप अगर राज्यसभा में ले आए हैं, राज्यसभा में अगर महाभियोग का प्रस्ताव ले आए हैं तो क्या होगा, तो यहाँ पे देखें दोस्त, यदि प्रथम सदन का 2/3 बहुमत मिल जाए, मान लेते हैं दोस्त महाभियोग का प्रस्ताव राज्यसभा में लाया गया और राज्यसभा में जितने मेंबर थे उसका 2/3 बहुमत मिल जाए, तो वो प्रस्ताव कहाँ चला जाएगा, लोकसभा में, यानी दूसरा सदन में। दूसरा सदन में भी अगर 2/3 सदस्य का बहुमत मिल जाए तो वो प्रस्ताव पारित हो जाता है, और जब प्रस्ताव पारित हो गया तो राष्ट्रपति को पद छोड़ना पड़ जाता है। अब राष्ट्रपति का पद तो हो गया खाली, तो उसकी जगह काम कौन करेगा, तो उसकी जगह काम करता है दोस्त उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, अगर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का ही कोई वरिष्ठतम न्यायाधीश उसकी जगह काम करता है, जिसको कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में हम लोग जानते हैं। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे क्या है आगे। तो महाभियोग का प्रस्ताव मान लेते हैं पारित हो गया, राष्ट्रपति पद छोड़ दिया। तो महाभियोग में पहली बात आपको याद रखना है कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो गया तो उसकी जगह उपराष्ट्रपति होगा या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर वो भी नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का ही कोई वरिष्ठतम न्यायाधीश वहाँ पे काम करता है 6 महीने के लिए, ज़्यादा दिन के लिए नहीं। अब महाभियोग में भाग कौन कौन लेता है दोस्त, तो संसद के निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदस्य यहाँ पे भाग लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं महाभियोग में कौन भाग लेते हैं, तो निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति का पद अगर खाली हो जाए, राष्ट्रपति का पद दोस्त अगर खाली हो जाए तो क्या होगा, तो आप बात करते हैं कि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो खाली 2 तरीके से हो सकते हैं, या तो राष्ट्रपति त्यागपत्र दे दे उपराष्ट्रपति को, या राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लाएं और वो पास हो जाए। तो ऐसे केस में देखें राष्ट्रपति का पद खाली होगा तो उसकी जगह काम करेगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति अगर नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी वरिष्ठतम न्यायाधीश 6 महीने तक काम कर सकता है। इसको कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में या कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में हम इसको जानते हैं। 6 महीने के बाद देखें चुनाव कराना जरूरी हो जाता है दोस्त, इसलिए 6 महीने के लिए ही ये देखें काम करता है। जैसे 1969 की बात करते हैं तो 1969 में देखेंगे तो राष्ट्रपति जाकिर हुसैन का निधन हो गया था, तो कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति जो उस समय थे बीबी गिरी वो काम किया था। बीबी गिरी त्यागपत्र दे देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं। तो उस समय जो मुख्य न्यायाधीश थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह, उन्होंने काम किया था। तो ये दोनों क्या है, एक तरह का कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं, एक तरह का क्या है कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं ये एक तरह का। अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति अगर त्यागपत्र दे तो राष्ट्रपति का त्यागपत्र भी दिया गया है, संविधान के अनुच्छेद 56(2) में दिया गया है। राष्ट्रपति त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति इसकी सूचना देता है लोकसभा अध्यक्ष को, और लोकसभा अध्यक्ष इसकी सूचना देता है दोस्त निर्वाचन आयोग को। निर्वाचन आयोग क्या करता है, 6 महीने के अंदर चुनाव कराना सही समझता है अपने आप को। क्यों, क्योंकि 6 महीने तक ही कार्यवाहक राष्ट्रपति कोई कार्य कर सकता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अभी आपको हम बताएं कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो उस केस में उपराष्ट्रपति काम करेगा। उपराष्ट्रपति भी अगर नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो काम करेगा। अगर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का ही कोई वरिष्ठतम न्यायाधीश काम करेगा। 6 महीने के लिए ही काम करता है। 6 महीने के बाद चुनाव कराना जरूरी हो जाता है, इसलिए लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है, इसकी सूचना
निर्वाचन आयोग को देती है 6 महीने के अंदर चुनाव करवाने के लिए। आइए हम आगे बात करते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं दोस्त, तो यहाँ पे है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन कौन काम किया था, आपको पता है। जाकिर हुसैन का जब निधन हो गया था तो बीबी गिरी काम किया था। फिर हिदायतुल्लाह जो मुख्य न्यायाधीश थे वो काम किया था। उसके बाद बीडी जत्ती भी एक देखें कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर चुकी है। अब हम राष्ट्रपति के बारे में और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो राष्ट्रपति देखेंगे तो अगर हम राष्ट्रपति का कार्यकाल देखें दोस्त, कार्यकाल तो ये 5 साल का है। वेतन अगर देखें दोस्त, इसका 5 लाख है। कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगता इनके वेतन पे। अच्छा, दूसरी बात अगर हम बात करते हैं कि जो वार्षिक पेंशन है राष्ट्रपति को वो 9 लाख रुपया मिलती है। अच्छा, राष्ट्रपति देखेंगे तो प्रथम महिला जो राष्ट्रपति बनी थी वो कौन है, प्रतिभा पाटिल है। अच्छा, दूसरी अगर हम बात करते हैं निर्विरोध राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था किसको, नीलम संजीव रेड्डी को। नीलम संजीव रेड्डी को देखेंगे निर्विरोध राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रथम जनजातीय समुदाय की जो राष्ट्रपति बनी थी कौन है, द्रौपदी मुर्मू बनी थी। और बात करते हैं ऐसा राष्ट्रपति जिनके निर्वाचन में द्वितीय चक्र की मतगणना करनी पड़ी, वो कौन थी, बीबी गिरी बनी थी। ठीक है दोस्त, यहाँ तक। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि भारतीय संसद की कार्यपालिका संबंधी सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से की जाती है, बिल्कुल सही है। ये अनुच्छेद देखें 77 में जिक्र है इसका। राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है दोस्त, तो ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति, महान्यायवादी की नियुक्ति एवं कैग की नियुक्ति देखेंगे तो कौन करता है दोस्त, ये राष्ट्रपति ही करता है। अच्छा, इसके अलावा मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति, यूपीएससी का अगर अध्यक्ष हैं, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, वित्त आयोग का अध्यक्ष हो गया या सदस्य हो गया, इसकी नियुक्ति भी कौन करता है, तो राष्ट्रपति ही करती है। तो राष्ट्रीय प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, राज्यपाल, यूपीएससी के अध्यक्ष, वित्त आयोग या अल्पसंख्यक वर्ग का आयोग का कोई अध्यक्ष है या सदस्य हैं तो उसकी भी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की विधायी शक्ति अगर आप देखोगे तो संसद की बैठक ये बुला सकता है, लोकसभा को चाहे तो भंग कर सकता है, लेकिन लोकसभा को भंग तभी करता है दोस्त जब प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति से लोकसभा भंग करने की मांग करें तो संसद की बैठक बुला सकता है। संयुक्त अधिवेशन को भी बुला सकता है राष्ट्रपति। कब, जब किसी विधेयक के प्रस्ताव पर लोकसभा और राज्यसभा आपस में मतभेद करने लगे या आपस में तालमेल ना हो तो ऐसे केस में संयुक्त अधिवेशन बुलाता है दोस्त, जिसका जिक्र अगर आप देखोगे तो संविधान के अनुच्छेद 108 में है। तो ये संसद की बैठक बुलाता है या फिर लोकसभा को भंग कर सकता है, प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है। अनुच्छेद 108 में इसका वर्णन दिया गया है। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति अगर आप देखोगे तो क्या है, बजट को संसद के समक्ष पेश करवाने का काम राष्ट्रपति के पास है। धन विधेयक पर पूर्व सहमति कौन देता है दोस्त, राष्ट्रपति देती है। वित्त आयोग का गठन जो केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा करता है, इसका भी गठन कौन करता है, राष्ट्रपति ही। तो केंद्र और राज्यों के बीच जो राजस्व का बंटवारा है इसके लिए देखें वित्त आयोग का गठन करता है कौन, राष्ट्रपति। बजट जब पेश होती है तो उसको संसद के समक्ष रखता कौन है, तो राष्ट्रपति। धन विधेयक है या नहीं जिसको लोकसभा में पेश किया जाता है, तो धन विधेयक को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति बहुत ज़रूरी है दोस्त, ये आपको पता होगा। तो धन विधेयक पर पूर्व सहमति भी देना किसका काम है, राष्ट्रपति का। आइए दोस्त नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है यहाँ पे दोस्त वित्त आयोग। वित्त आयोग क्या है, तो वित्त आयोग अगर हम बात करते हैं तो भारत की संचित निधि से राज्यों को जो सहायता अनुदान दिया जाता है इसके लिए जो भी नीति निर्धारण होता है तो उसको वित्त आयोग के द्वारा होता है। क्योंकि अभी आप देखें कि जब आप राष्ट्रपति का एक पावर देखें कि राष्ट्रीय वित्त आयोग और उसके अध्यक्ष या वित्त आयोग में जो भी मेंबर हैं उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करती है। तो वित्त आयोग का काम क्या है बेसिकली, तो जो भारत का जो संचित निधि है वहाँ से राज्यों को सहायता अनुदान जो दिया जाता है उसके संबंधित नीति निर्धारण वित्त आयोग ही करती है। दूसरा, केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा भी किसका काम है, वित्त आयोग का है। इसलिए राष्ट्रपति इन 2 कामों के लिए वित्त आयोग का गठन करती है। धन विधेयक जिसका अनुच्छेद देखेंगे तो 110 में है। धन विधेयक क्या है दोस्त, तो सरकारी व्यय के लिए संचित निधि से धन निकालने की सिफारिश करने वाला जो कानून है। संचित निधि से अगर सरकार को कुछ खर्च करना है तो उसको खर्च करने के लिए संचित निधि से पैसा निकालने का जो कानून है उसको बोला गया बेसिकली धन विधेयक, जिसका संविधान में अनुच्छेद 110 में वर्णन है। अब धन विधेयक को जब भी पेश किया जाता है दोस्त तो लोकसभा में ही पेश होता है। अच्छा, पेश करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है। तो लोकसभा में पेश किया जाता है और राष्ट्रपति की पूर्व सहमति की अनुशंसा पे पेश किया जाता है। अब राष्ट्रपति का न्यायिक शक्ति कौन कौन है दोस्त, तो याद रखना है न्यायिक शक्ति में देखें सर्वोच्च और उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है या अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करती है। उच्चतम न्यायालय से सलाह लेना है तो राष्ट्रीय अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय से सलाह भी लेता है
किसी भी सार्वजनिक मुद्दे के प्रश्न पर राष्ट्रपति को जब मन करे ये उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है। राष्ट्रपति को क्षमादान की भी शक्ति है दोस्त, जिसका वर्णन अनुच्छेद 72 में है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौता राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती है। भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन है? तो ये देखें, राष्ट्रपति ही है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति भी है दोस्त, राष्ट्रीय आपात भी लगा सकता है, युद्ध या बाह्य आक्रमण अगर हो, संविधान के अनुच्छेद 352 में जिक्र है। राष्ट्रपति के पास राष्ट्रीय शासन लगाने की भी देखें पावर है या शक्ति है, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 356 एवं 365 में है। राष्ट्रपति के पास वित्तीय आपात लगाने की भी शक्ति है, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 360 में है। तो 3 तरह का आपात देखें राष्ट्रपति लगा सकता है, या तो राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय शासन, या देखेंगे तो वित्तीय आपात लगा सकता है। अच्छा, याद रखिएगा दोस्त, यहाँ पे जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रीय अध्यादेश जारी कर सकती है। ये अनुच्छेद 123 में देखें इसका वर्णन है। जब संसद का सत्र ही नहीं चल रहा है तो ऐसे केस में राष्ट्रपति के पास देखेंगे एक अस्थायी कानून बनाने की शक्ति है, जिसको अध्यादेश बोला गया। अध्यादेश क्या है दोस्त? एक अस्थायी कानून है, संसद द्वारा बनाया गया अधिनियम के समान देखें इसका पावर होता है। और जब भी संसद का सत्र नहीं चल रहा है, संसद के सत्र अगर हम बात करते हैं संविधान के अनुच्छेद 85 में है, अगर संसद का सत्र सही से नहीं चल रहा है, लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर नहीं आ रहे हैं, या कोई और कारण से सत्र अगर नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति क्या करती है? एक अस्थायी कानून लाती है, जिसको अध्यादेश बोला गया। और अध्यादेश जब लाती है राष्ट्रपति, तो ये कब लाती है आपको याद होना चाहिए, संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो, या तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता पड़ जाए, ऐसा राष्ट्रपति को लगे कि तत्काल कोई कार्यवाही करनी है हमको, तो अध्यादेश जारी कर सकती है। अच्छा, जो अध्यादेश है दोस्त, इसका अधिकतम समय सीमा 6 महीने एवं 6 सप्ताह होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है कि राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है, जो इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 123 में है, तो ये अध्यादेश अधिकतम कितने समय के लिए? तो अधिकतम 6 महीना एवं 6 सप्ताह के लिए देखेंगे तो ये लागू होती है। न्यूनतम कितने महीने के लिए? तो न्यूनतम हम बोलेंगे दोस्त, न्यूनतम राष्ट्रपति का जब इच्छा करे तो इसको वापस ले सकता है, या संसद के दोनों सदस्य की अगर इच्छा हो कि अध्यादेश का पावर अब नहीं होना चाहिए है ना, संसद में अध्यादेश को अस्वीकार कर दे लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलके, या संसद का सत्र चलने लगे और दोनों मिलके अध्यादेश को अस्वीकार कर दे, तो 6 सप्ताह के अंदर भी देखेंगे तो ये अध्यादेश खत्म हो जाता है। लेकिन अधिकतम 6 महीना एवं 6 सप्ताह के लिए लागू रहती है। आइए दोस्त, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट और भी है इम्पोर्टेंट पॉइंट। अगर हम बात करते हैं, यदि संसद के दोनों सत्र शुरू हो जाए, वही बात बोले थे अभी हम दोस्त कि अगर संसद का दोनों सत्र चलने लगे और अध्यादेश को अस्वीकार कर दें, तो अध्यादेश 6 सप्ताह भी नहीं चलेगा, उसके अंदर ही देखेंगे अध्यादेश वापस हो जाती है। अच्छा, संसद के द्वारा पारित कोई भी विधेयक, आपको पता है दोस्त, कानून तभी बनता है जब वो राष्ट्रपति के पास जाता है। तो संसद के द्वारा पारित कोई भी विधेयक को अगर कानून बनाना है जिसको कार्यपालिका लागू करेगी, तो वो कानून सबसे पहले देखेंगे तो राष्ट्रपति के पास जाता है। संसद के द्वारा बनाया गया कोई भी कानून कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प हैं दोस्त, जिसको बोलते हैं वीटो पावर, यानी राष्ट्रपति के पास वीटो पावर है। कोई भी संसद का जो भी विधेयक है और संसद किसी विधेयक को पारित कर दिया है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा अनुमति दे दिया है, वो विधेयक जाएगा राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति के पास वीटो पावर है, यानी इसके पास 3 विकल्प हैं। या तो विधेयक पर स्वीकृति दे देगा, यानी विधेयक हमारा कानून बन जाएगा, या विधेयक पर स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है, जिसको अत्यंतिक वीटो बोलते हैं दोस्त। या विधेयक अगर धन विधेयक नहीं है तो पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा सकता है, जिसको निलंबनकारी वीटो बोला गया। यानी राष्ट्रपति के पास वीटो पावर है। जब भी कोई विधेयक संसद के द्वारा पारित होती है और वो राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति के पास वीटो पावर होने के कारण 3 ऑप्शन है राष्ट्रपति के पास। या तो स्वीकृति देगा विधेयक पर, या स्वीकृति को सुरक्षित रख लेगा, जिसको अत्यंतिक वीटो बोला गया, या विधेयक अगर धन विधेयक नहीं है तो पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा सकता है, जिसको निलंबनकारी वीटो बोला गया। अगर धन विधेयक है तो नहीं लौटा सकता है, अगर धन विधेयक नहीं है तो संसद के पास लौटाती है, जिसको निलंबनकारी वीटो बोला गया। अब ये तीनों वीटो को देखते हैं अलग अलग दोस्त। राष्ट्रपति का जो वीटो पावर है, एक तो है अत्यंतिक वीटो। अत्यंतिक वीटो का मतलब भैया हम आपको बताए दोस्त, संसद द्वारा पारित विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित रखना, राय को सुरक्षित रख लिया है ना, तो वो है अत्यंतिक वीटो। निलंबनकारी वीटो का मतलब है पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा देना, विधेयक जो भी संसद भेजा है राष्ट्रपति के पास उसको पुनर्विचार के लिए लौटा देना। पॉकेट वीटो का क्या मतलब दोस्त? विधेयक पर ना तो सहमति दे रहा है, ना स्वीकृति दे रहा है राष्ट्रपति, ना लौटा रहा है, अर्थात अनिश्चित काल के लिए विधेयक को लंबित रखना क्या कहलाता है दोस्त? पॉकेट वीटो।
पॉकेट वीटो का प्रयोग सबसे पहले ज्ञानी जैल सिंह किया था 1986 में। भारतीय डाक संशोधन अधिनियम 1986 जब आया था दोस्त, तो ये पैकेट वीटो का प्रयोग या पॉकेट वीटो का प्रयोग ज्ञानी जैल सिंह किया था 1986 में। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना दोस्त, राष्ट्रीय का उच्चतम न्यायालय के लिए सलाह या समझौता ये संविधान के अनुच्छेद 143 में वर्णित है। राष्ट्रीय जब चाहे किसी सार्वजनिक मुद्दे के प्रश्न को उच्चतम न्यायालय से सलाह या समझौता ले सकता है। अच्छा, राष्ट्रीय के कार्यकाल के दौरान राष्ट्रीय पर कोई दीवानी या फौजदारी मुकदमा नहीं हो सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्त, याद रखना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं दोस्त। नेक्स्ट ये है कि राष्ट्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करता है। राष्ट्रीय हमेशा मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है। ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में ही बोला गया था। मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की जो भी सलाह होती है, सहायता होती है, उसी के अनुसार राष्ट्रीय कार्य करती है। अच्छा, राष्ट्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा भी सकता है। ये 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 जब आया था तो ये बोला गया था। यानी इतना तो क्लियर हो गया दोस्त कि राष्ट्रीय हमेशा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगी। हाँ, अगर मन हो तो एक बार उसको पुनर्विचार के लिए लौटा सकती है। मंत्रिपरिषद जो भी सलाह दे और उस पर राष्ट्रीय सहमत ना हो तो एक बार लौटा सकती है, जिसको 44वां अमेंडमेंट या संविधान संशोधन 1978 जो हुआ था दोस्त, उसमें यह बताया गया था कि राष्ट्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। अब राष्ट्रीय संबंधित कुछ अनुच्छेद है दोस्त, जैसे भारत का राष्ट्रीय आपको पता है संविधान के अनुच्छेद 52 में है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रीय में निहित है, ये देखें अनुच्छेद 53 में है। राष्ट्रीय का निर्वाचक मंडल ये देखेंगे 54 में है। राष्ट्रीय का चुनाव का तरीका क्या है तो ये देखिए संविधान के अनुच्छेद 55 में है। राष्ट्रीय का जो कार्यकाल है दोस्त ये देखेंगे तो 56 में है। पुनर्निर्वाचन यानी राष्ट्रीय कितनी बार भी निर्वाचित हो सकती है, ये संविधान के अनुच्छेद 57 में है। राष्ट्रीय की जो अर्हता है, कौन चुनाव लड़ सकता है, तो आपको बताए थे लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरा होना चाहिए, तो ये संविधान के अनुच्छेद 58 में है। राष्ट्रीय की पद की शर्त क्या क्या है, तो ये 59 में है। राष्ट्रीय का शपथ ग्रहण अगर हम बात करते हैं दोस्त, ये 60 में है, अनुच्छेद 60 में। राष्ट्रीय पर महाभियोग अभी हम बताए थे राष्ट्रीय को हटाने का प्रक्रिया है, अगर संविधान का उल्लंघन कर रहा है तो राष्ट्रीय पर महाभियोग ला सकते हैं, संविधान के अनुच्छेद 61 में वर्णित है ये। राष्ट्रीय के रिक्त पद को भरने एवं सही समय पर चुनाव कराने का जो समय है ये संविधान के अनुच्छेद 62 में दिया गया है दोस्त। अच्छा, उपराष्ट्रपति का राष्ट्रीय के रूप में कार्य करना ये देखेंगे तो ये 65 में दिया गया है। अगर राष्ट्रीय का पद खाली हो जाए या निधन हो जाए राष्ट्रीय का तो उसकी जगह उपराष्ट्रपति कार्य करती है कार्यवाहक राष्ट्रीय के रूप में, ये संविधान के अनुच्छेद 65 में है। राष्ट्रीय चुनाव से संबंधित विषय जो हैं वो संविधान के अनुच्छेद 71 में है। राष्ट्रीय का क्षमादान ये देखेंगे अनुच्छेद 72 में है। राष्ट्रीय की सलाह या सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है जो कि अनुच्छेद 74 में है। राष्ट्रीय को जानकारी देना प्रधानमंत्री का कर्तव्य है, ये अनुच्छेद 78 में है। और संसद द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रीय की जो सहमति होती है वो देखेंगे संविधान के अनुच्छेद 111 में है। आई होप कि आप समझ गए होंगे दोस्त। आज बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम राष्ट्रीय संबंधी जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं PYQ उसको हम लाएंगे। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए।